क्या आप ऐसी ताकत पर यकीन करते हैं जो समाज से अन्याय और अंधेरे को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? फिल्म की कहानी घूमती है एक देवता के चमत्कारी इतिहास और आज के दौर के एक बहुत बड़े कोर्ट रूम सस्पेंस के इर्द गिर्द। कहानी में ऐसे साइकोलॉजिकल ट्विस्ट और कमाल के फैंटेसी एलिमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे। एक मजबूर पिता की लाचारी, एक भ्रष्ट वकील का घमंड और उस घमंड को चूर चूर करने वाला भगवान करूपू का खौफनाक इंसाफ, सब कुछ देखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में कई साल पुराना इतिहास दिखाया जाता है। एक घने जंगल के बीच करूपन्ना स्वामी नाम के एक लोक देवता का मंदिर था। वहां के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत आती थी वो उस मंदिर में जाते थे। लोगों का मानना था कि अगर मंदिर जाकर हरी मिर्च पीस कर करूपन्ना स्वामी की मूर्ति पर लेप दी जाए तो भगवान खुद उस भक्त की समस्या को ध्यान से सुनते हैं और उसे दूर कर देते हैं। करूपन्ना मंदिर के इसी चमत्कारी इतिहास के सीन के बाद कहानी आज के समय में आती है। केरला से एक पिता और उसकी बेटी ट्रेन से चेन्नई पहुंचते हैं, लेकिन ट्रेन काफी देर से एक ही जगह पर खड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत देरी हो रही थी। तभी उन्हें दूर से एक ऑटो दिखाई देता है। वो ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत देर हो गई है, चलो इसी ऑटो से चलते हैं। समय बेवक्त होने के कारण वहां कोई और गाड़ी भी नहीं थी। पिता जब ऑटो वाले से किराए की बात कर रहे थे तभी अचानक ऑटो वाला पीछे किसी को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। तभी अचानक चेहरे पर मास्क पहने दो लोग वहां आते हैं। आधी रात के उस सन्नाटे में वो उस लड़की और पिता से पैसे और गहने छीनने की कोशिश करते हैं। पिता और बेटी दोनों लुटेरों से बहुत लड़ते हैं और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लुटेरे पिता के हाथ से जबरदस्ती बैग छीनकर अंधेरे में भाग जाते हैं। पिता चिल्लाते हुए बोलते हैं, मेरा बैग वापस दे दो, उसमें मेरी पूरी जिंदगी छिपी है। लेकिन लुटेरे तब तक गायब हो चुके थे। बेटी इस अन्याय को चुपचाप नहीं सहना चाहती थी। वह अपने पिता को लेकर सीधे थाने जाती है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस मदद करने के बजाय उन्हें ही डांटने लगती और बोलती है कि इतनी रात को आप ट्रेन से नीचे क्यों उतरे? मुझे तो आप पर ही शक हो रहा है, शायद आपने खुद ही गहने कहीं छुपा दिए और अब यहाँ कहानी सुना रहे हैं। पुलिस की बातें सुनकर मजबूर पिता असली सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, सर उस बैग में 1 तोला सोना नहीं बल्कि पूरे 60 तोला सोना था। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने कहा कि चेन्नई ले जाए बिना उसका इलाज मुमकिन नहीं। मेरी बेटी की एक किडनी खराब हो गई है और उसके ऑपरेशन के लिए ही हम केरला से चेन्नई आए हैं। उस बैग में हॉस्पिटल के खर्चे के लिए रखे सारे गहने थे। किसी भी तरह मेरा बैग ढूंढ दीजिए। पिता अपनी बेटी की जान के लिए पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। जबकि ये मामला मेडिकल इमरजेंसी का था, इसलिए पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। वो इलाके के 10 संदिग्ध लोगों को पकड़कर लाते हैं। पुलिस कहती है कि इन्हीं 10 में से किसी ने लूटपाट की है, आप इन्हें पहचानिए। लेकिन उस रात लुटेरों ने मास्क पहना था, इसलिए पिता और बेटी के लिए उन्हें पहचानना आसान नहीं था। वो लुटेरों को पहचानने में नाकाम रहते हैं। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से उन 10 लोगों की पिटाई और पूछताछ शुरू करती है। मार के डर से 2 असली लुटेरे मान लेते हैं कि उन्होंने ही चोरी की थी। आखिरकार गहने मिल जाते हैं, लेकिन पिता 60 तोला सोना लाए थे, जबकि पुलिस के हिसाब से सिर्फ 45 तोला सोना ही था। बीच में से 15 तोला सोना गायब था। 15 तोला सोना कम देखकर पिता पुलिस से पूछते हैं कि बाकी सोना कहाँ है। तब पुलिस ऑफिसर उन्हें एक थप्पड़ जड़ देते हैं और बोलते हैं, क्या लुटेरा लूट करने के बाद चुपचाप बैठा रहेगा? उसने बीच में से ही 15 तोला सोना खर्चा कर दिया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? पिता के लिए इस वक्त अपनी बेटी का इलाज सबसे जरूरी था, इसलिए वो बोलते हैं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मुझे ये 45 तोला सोना दे दीजिए, हम चले जाएंगे। जब पिता सोना लेकर जाना चाहते थे तब पुलिस ऑफिसर एक नया मोड़ ले लेता है। वो कहता है कि आपके कहने से मैं सोना आपके हाथ में नहीं दे सकता, ये लूटा हुआ सोना है। कल को अगर आप कोर्ट में जाकर कह दे कि मुझे सोना वापस नहीं मिला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नियम के मुताबिक ये सोना हमें पहले कोर्ट में जमा करना होगा। आपको कानूनी प्रक्रिया के जरिए इसे कोर्ट से ही लेना होगा। ये सुनकर पिता फिर से मिन्नतें करते हैं, सर मैं इसे अपनी बेटी की इलाज के लिए लाया हूँ, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर साफ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ कानून नाम की चीज है, आपको गहने कोर्ट के जरिए ही मिलेंगे। हालांकि वो दिलासा देते हुए बोलता है, आप फिक्र मत करिए, मेरा एक जानकार वकील है, वो आपका ये केस बिल्कुल फ्री में सुलझा देगा। ये कहकर वो पिता के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड थमा देता है। कार्ड पर लिखा था, बेबी कानन। ये बेबी कानन एक ऐसा आदमी है जिसने पूरे चेन्नई हाई कोर्ट को अपने कंट्रोल में कर रखा है। उसका काम ही है कोर्ट के वकीलों से लेकर जज तक सबको पैसे देकर अपनी मुट्ठी में करना। इस तरह वो सालों से कोर्ट को अपनी मर्जी से चला आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेबी कानन पैसों के बदले एक केस छीन लेता है। एक कपल शिकायत करता है कि गुंडों ने उनकी चीजें हड़प ली हैं। उनकी तरफ से लॉयर प्रीति कोर्ट में दलीलें देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
बेबी कानन ने पहले ही जज को खरीद रखा था, इसलिए फैसला प्रीति के खिलाफ आता है और बेबी कानन जीत जाता है। उसने हर जगह अपने आदमी सेट कर रखे थे। इसी बीच पिता और बेटी कोर्ट कैंपस में पहुंचते हैं। कोर्ट में घुसते ही पिता की नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ती है। ये वही करूपा देवता का मंदिर है। मुसीबत के समय मिर्च का लेप लगाकर कुछ भी मांगने पर वो मदद करते हैं। पिता और बेटी फिर बेबी कानन के पास जाते हैं और अपने गहने वापस दिलाने की बात करते हैं। बेबी कानन बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जज उस दिन केस की सुनवाई नहीं करता और दूसरा तारीख दे देता है। जबकि बेबी कानन ने केस लिया था, इसलिए पिता और बेटी को उसे और उसकी टीम को खाना खिलाना पड़ता है। तब पता चलता है कि बेटी का नाम वीनू है। उसी दिन बेबी कानन को यह भी पता चलता है कि कुल सोना 60 तोला था, लेकिन पुलिस एफआईआर में सिर्फ 45 तोला ही लिखती है। बाकी 15 तोले के लिए पुलिस जब बेबी कानन की बात नहीं मानती तो बेबी कानन थाने के बाहर आंदोलन करके पुलिस से बाकी सोना भी निकलवा लेता है। ये सोना वृद्ध पिता को दिखाकर वापस अपने पास रख लेता है कि इसे कोर्ट में पेश करना होगा। अगली सुनवाइयों में पुलिस कोर्ट नहीं आती और तारीखें बढ़ती जाती है। हर तारीख पर पिता और बेटी को बेबी कानन की 10,000 रुपए फीस और पूरी टीम को खाने का खर्च देना पड़ता था, जो बढ़कर 2 लाख हो जाता है। वीनू की तबीयत बिगड़ती देख पिता डॉक्टर को दिखाता है। बेबी कानन टाल मटोल करता रहता है। अगली तारीख पर जब पुलिस सोने के साथ कोर्ट आती है तो जज अचानक सुनवाई स्थगित कर देता है। इस पर बूढ़े पिता गुस्सा होकर सीधे जज से अपना सोना मांग लेता है। जज नाराज होकर बेबी कानन को डांटता है। बेबी कानन बाहर आकर पिता को थप्पड़ मार देता है और सोना ना मिलने देने की धमकी देता है। दुखी पिता कोर्ट में करूपा देवी की मूर्ति पर मिर्च का लेप लगाकर अपनी आप बीती सुनाता है। उसी रात बेबी कानन एक फैक्ट्री में पार्टी कर रहा था। तभी वहां एक पोर्टल खुलता है और साक्षात भगवान करूपू प्रकट होकर सबको मारते हैं। बेबी कानन के पूछने पर भगवान उस पोर्टल के जरिए बूढ़े पिता की लाचारी दिखाते हैं। बेबी कानन डर जाता है, लेकिन वो भगवान को चुनौती देता है। अदालत में ईमानदारी से केस नहीं जीता जाता। अगर तुम सच में भगवान हो तो कोर्ट में बिना पैसों के कानूनी तरीके से ये केस जीत कर दिखाओ, तब मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। अगले दिन पिता बेटी दूसरे वकील ढूंढते हैं, लेकिन सब पैसों की मांग करते हैं। तभी भगवान करूपू खुद वकील बनकर आते हैं और बिना पैसों के उनका केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बेबी कानन उन्हें देखकर कोर्ट रूम में निपटने की चुनौती दे देता है। कोर्ट में केस फाइल करने पर पता चलता है कि पिता का नाम नांचारी है। भगवान करूपू उन्हें अपना नाम सर्वनन बताते हैं। जज के पूछने पर वो अपना परिचय देते हैं, लेकिन तभी बेबी कानन के 3 और वकील उसी केस के लिए सामने आ जाते हैं। जज कहता है एक केस में 4 वकील नहीं हो सकते, पहले आप खुद तय कर लीजिए। नांचारी ये सब देखकर एकदम टूट जाता है। लॉयर प्रीति सर्वनन को आकर बताती है कि ये तीनों बेबी कानन के ही आदमी हैं और यहाँ सब उसके इशारे पर चलता है। इसी बीच कोर्ट कैंपस में एक औरत लोकल एमएलए के खिलाफ फिजिकल हैरेसमेंट का केस लेकर बेबी कानन के वकील रेड्डी के पास आती है, लेकिन रेड्डी मदद करने के बजाय उस औरत को केस से पीछे हटने की धमकी देता है और डराने के लिए एक कार ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद बेबी कानन उस औरत के पास आता और कहता है इस केस के चक्कर में पड़कर अपनी जान खतरे में मत डालिए। वहाँ वो एमएलए भी मौजूद था, लेकिन औरत केस करने की अपनी बात पर अड़ी रहती है। तभी रेड्डी उस औरत के केस की फाइलें जमीन पर फेंक देता है और बोलता है देखते हैं कि तुम्हारा केस यहाँ का कोई वकील लड़ता है या नहीं। अगर किसी ने लड़ लिया तब हम तुम्हें दोबारा धमकी नहीं देंगे। औरत वहां मौजूद 1-2 वकीलों से मदद मांगती है, पर कोई तैयार नहीं होता। सर्वनन मतलब के करूपू ये सब देख रहा था, लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बाद सर्वनन उन 3 वकीलों के पास जाता है जिन्होंने नांचारी का केस फंसा रखा था। जब वो हटने को तैयार नहीं होते तब सर्वनन अपनी दैवीय शक्ति दिखाता है और सबको स्टैचू बना देता है। वो प्रीति को अपनी असली पहचान दिखाता है और उसे सम्मोहन के बाहर लाता है। अब प्रीति समझ जाती है कि उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, इसलिए वो उन्हें सम्मान देने लगती है। सर्वनन प्रीति के जरिए उन वकीलों की फाइलें फड़वा देती है। बेबी कानन ये सब बाहर से देख रहा था। जब सब नॉर्मल हो जाते हैं तब बेबी कानन बोलता है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करो, एक इंसान की तरह लड़कर जीतो। मुझे वादा करो कि तुम अपनी पावर यूज नहीं करोगे। बेबी कानन जबरदस्ती उसे यह वादा ले लेता है। रात को घर लौटते समय रेलवे स्टेशन पर रेड्डी अपने गुंडों के साथ आता है और सर्वनन को बहुत अपमानित करता है। प्रीति को लगता है कि अब सबको सबक मिलेगा। वो कल्पना भी करती है कि सर्वनन सबको मार रहा है, लेकिन हकीकत में सर्वनन बस चुपचाप सह लेता है क्योंकि वीनू वहां डरी हुई थी। घर आकर वीनू बताती है कि उसे शक है कि इस लूट में पुलिस भी मिली हुई है। तभी 60 तोला सोना 45 तोला हो गया। सर्वनन बोलता है कि उसे अच्छे सबूत मिल गए हैं और कल की सुनवाई में वो जरूर जीतेंगे।
अगले दिन कोर्ट में सर्वानंद जज के सामने बहुत सारे सबूत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और थोड़े गर्व के साथ पेश करता है। वो कहता है, सारे सबूत आपके सामने हैं, अब आप सोना लौटाने के लिए मजबूर हैं। ये सुनकर जज बुरी तरह भड़क जाता है और बोलता है कि यहाँ जज कौन है, तुम या मैं इस कोर्ट का भगवान हूँ। मेरे सामने इस तरह बात करना मुझे पसंद नहीं, माफी मांगो। जज कानून की बारीकियां निकालने लगता है कि ये सोना उसी लड़की का है, इसका क्या सबूत है। हद तो तब हो जाती है जब जज वीनू के कपड़ों पर कमेंट करता है और उसे सबके सामने जलील करता है। वीनू गुस्से में कहती है, आप हमारे सोने के केस पर बात कीजिए, मुझे इंसल्ट मत करिए। जज गुस्से में उसे एक दिन के लिए जेल भेज देता है। जेल में वीनू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका लिवर 90% डैमेज हो चुका है और तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है। प्रीति और सर्वानंद रात को जज के घर जाकर परमिशन मांगते हैं, पर जज मना कर देता है और बोलता है, कल कोर्ट में बात करेंगे। अगले दिन जज सोना नंचारी को लौटाने का आदेश देता है, लेकिन उससे पहले वो सर्वानंद से माय लॉर्ड कहलवाता है। सर्वानंद गुस्से को पीकर माय लॉर्ड बोल देता है। सोना मिलने के तुरंत बाद नंचारी को एक फोन आता है और वो सन्न रह जाता है। उसकी बेटी वीनू अब इस दुनिया में नहीं रही। जब कोर्ट में कोई इस जीत का मजाक उड़ाता है तो नंचारी रोते हुए उसकी तरफ सोना फेंक कर बोलता है, ये लो सोना और मेरी बेटी को वापस ला दो, अब इन गहनों का मैं क्या करूंगा। सर्वानंद वादा निभाने के चक्कर में कुछ न कर पाने के कारण बहुत दुखी होता है। बेबी कानन आकर उसे और भी ज्यादा तोड़ देता है कि लड़की तुम्हारी वजह से मरी है। इन सब बातों से सर्वानंद पूरी तरह टूट चुका था। तभी वही औरत जिसका एमएलए ने शोषण किया था फिर से रेड्डी के पास आती है। रेड्डी फिर से उसकी फाइलें जमीन पर फेंक कर चुनौती देता है, कोई वकील ढूंढ कर दिखाओ। वो औरत रोते हुए सबके सामने गिड़गिड़ाती है, पर कोई आगे नहीं आता। तभी सर्वानंद अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके केस की फाइल अपनी हाथ में उठा लेता है। जब रेड्डी के लोग सर्वानंद को मारने आते हैं तब वो अपनी असली खेल दिखाता है। वो सबको मारकर चटनी बना देता है। उसकी मार देखकर जब लोग भागने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता है। कहानी के इस मोड़ पर प्रीति के सपने में भगवान करूपू दिखाई देते हैं, जो उसे सारे पेंडिंग केस सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, खासकर उस औरत का हरासमेंट वाला केस। प्रीति की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी टेबल पर केस की फाइल भी रखी हुई है। अगले दिन प्रीति उस औरत को बुलाती है जिसका नाम कांडमणि था। कांडमणि बताती है कि वो एमएलए पांडियन की पर्सनल सेक्रेटरी थी और दिल्ली के एक प्रोग्राम में उसने उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट किया। पुलिस के पास जाने पर उसे धमकियां मिली, इसीलिए उसने कोर्ट में याचिका डाली। अगले दिन प्रीति उसकी वकील बनकर कोर्ट पहुंचती है और पांडियन की तरफ से बेबी कानन खड़ा होता है। बेबी कानन कांडमणि से पूछता है कि यह घटना कब हुई थी। वो बताती है 2016 में। तो बेबी बोलता है कि 5 साल तक आप चुप क्यों थी। वो कोर्ट में एक फेक ऑडियो पेश करता है जिसमें सुनाई देता है कि कांडमणि ने पांडियन को फंसाया है, लेकिन तभी बेबी कानन अजीब व्यवहार करने लगता है। वो ना चाहते हुए भी सारा सच उगलने लगता है। जज और पांडियन हैरान रह जाते हैं क्योंकि जज भी उन्हीं का आदमी था। प्रीति समझ जाती है कि यह भगवान करूपू का ही काम है। इसके बाद प्रीति पांडियन को कटघरे में बुलाती है। वो पांडियन से पूछती है, क्या आप बीमार हैं? पांडियन कहता है हाँ, उसका पैर ठीक नहीं है। लेकिन तभी बेबी सच बोल देता है कि वो बीमार नहीं है और ये सब एक नाटक है। वो ये भी बता देता है कि ऑडियो एआई से बनाया गया है। जज को लगता है कि बेबी कानन आज सब बर्बाद कर देगा, इसीलिए वो पुलिस से उसे बाहर निकलवा देता है। बाहर आकर बेबी कानन देखता है कि उसके बाकी साथियों का भी यही हाल है। तभी सबके बीच सर्वानंद प्रकट होता है और बोलता है, ये मेरा राज्य है और यहाँ सिर्फ मेरा कोर्ट चलेगा। प्रीति इस जीत से बहुत खुश होती है और सर्वानंद से पूछती है, अगला प्लान क्या है? वो कहता है कि अब सारे अपराध मिटाने होंगे। तभी वो एक लड़के को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के मालिक से बदतमीजी कर रहा था। सर्वानंद पल भर में दोनों का माइंड बदल देता है। लड़का मालिक को बहन बोलने लगता है और मालिक उसके लिए स्पेशल कॉफी लाती है। ये देखकर सर्वानंद फैसला करता है कि वो पूरे राज्य से क्राइम खत्म कर देगा। अगले ही दिन चमत्कार होने लगते हैं। एक भ्रष्ट आदमी खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है। एक चोर घर में चोरी करने आता है और कपड़े सही करके रख देता है। एक किलर किसी को मारने आता है और उसे प्यार से नारियल पानी पिलाने लगता है। पूरा राज्य क्राइम फ्री हो जाता है और पुलिस स्टेशन खाली पड़ जाते हैं। बेबी कानन कोर्ट आकर देखता है कि कोई केस है ही नहीं। वो चिढ़कर मंदिर की मूर्ति को हटाने की साजिश रचता है, पर सर्वानंद वहां पहले से था। वो बेबी के गुंडों को मारकर लटका देता है। सर्वानंद फोन पर बेबी को चेतावनी देता है कि मेरे बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तभी एक ट्रक बेबी की गाड़ी को टक्कर मार देता है। ये ट्रक वही गुंडे चला रहे थे जिनकी फैक्ट्री बेबी ने हड़पी थी। बेबी घायल हालत में कार में फंसा होता है और गुंडे उसे मारने आते हैं। बेबी कानन डर जाता है,
पर तभी सर्वानंद उनका माइंड चेंज कर देता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर माइंड वापस पहले जैसा हो जाता है। बेबी खुद को बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ता है तो उसे एक अजीब सा इल्यूजन होता है। उसे ट्रक से अपनी ही एक्सीडेंट वाली कार दिखती है। उसे सर्वानंद की बात याद आती है, यहाँ सिर्फ उसी का कोर्ट चलेगा। उसी रात बेबी का आनंद जज के पास जाकर सर्वानंद और प्रीति को मारने का साजिश रचता है। अगले दिन जब वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो बेबी के लोग उनका पीछा करते हैं। प्रीति नहीं डरती क्योंकि उसे लगता है भगवान उनके साथ हैं। वो गाड़ी घुमाकर गुंडों का सामना करने के लिए तैयार होती है, पर सर्वानंद बोलता है यहाँ लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि ये मेरा राज्य नहीं है। तभी एक तीर उनकी गाड़ी पर आकर लगता है और प्रीति डर जाती है। सर्वानंद दूर से उस गेट की तरफ इशारा करके बोलता है जल्दी से उस गेट को पार करो, वहां से मेरा राज्य शुरू होता है। ये बात बेबी कानन भी समझ जाता है, इसीलिए वो गेट से पहले ही सर्वानंद को रोकने के लिए और गाड़ियां भेजता है। लेकिन सर्वानंद सारी गाड़ियों को पार करके अपने राज्य की सीमा में घुस जाता है और वहां रुक कर गुंडों का इंतजार करने लगता है। तभी एक गाड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है तो सर्वानंद एक धारदार हथियार से पूरी गाड़ी को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर प्रीति, बेबी कानन और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। सर्वानंद का यह भयानक रूप देखकर जज के पसीने छूट जाते हैं। वो बेबी कानन से बोलता है मैं ट्रांसफर लेकर दूसरे कोर्ट जा रहा हूँ, हो सके तो तुम भी मेरे साथ चलो। बेबी कानन बोलता है कि करूपू की पावर सिर्फ उसके राज्य तक ही है, बाहर उसकी कोई शक्ति नहीं, इसलिए हमें उसी हिसाब से प्लान बनाना होगा। लेकिन जज अब इस इलाके में बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था। जाते जाते बेबी कानन जज से एक आखिरी मदद मांगता है। अगले दिन बेबी कानन अपने गुंडों के साथ कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट का एक हिस्सा पहले से ही खाली था। वो अपने आदमियों से पूरी बिल्डिंग को ही तोड़वा देता है। उसका प्लान कोर्ट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का था जहां करूपू की कोई मूर्ति ना हो। बिल्डिंग टूटने के समय जब एक आदमी जज के कमरे में जाता है तो देखता है कि ऊपर की छत टूटी हुई है और जज मरा पड़ा है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि पिछली रात ही बेबी कानन ने जज को मार दिया था ताकि कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। इस बात को लेकर बेबी कानन अपने लोगों के साथ आंदोलन शुरू कर देता है। संसद में एमएलए पांडियन नए कोर्ट की मांग उठाता है। सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल होने के बाद सरकार आदेश देती है कि अब से आईटी भवन ही नया कोर्ट होगा। इस फैसले से बेबी कानन खुश हो जाता है, लेकिन प्रीति टेंशन में आ जाती है। वो सर्वानंद से बोलती है कि कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, वहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी और बेबी कानन फिर से अपनी मनमानी शुरू कर देगा। सर्वानंद उसे फिक्र न करने के लिए बोलता है। अगले दिन आईटी भवन में एक नए जज के अंडर कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। पहला केस कर्णमणि और एमएलए पांडियन का पेश किया जाता है। ये नया जज भी बेबी कानन का ही आदमी था, इसीलिए वो एक फाइल में पैसों का हिसाब किताब लिखकर जज को देता है। दूसरी तरफ प्रीति अपने फाइनल सबूत जज को देती है और उसे एक खास पेज देखने के लिए बोलती है। ये सुनकर बेबी कानन हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद प्रीति ने भी जज को रिश्वत दी है, लेकिन जैसे ही जज उस पेज को खोलता है वो बुरी तरह डर जाता है और उसके माथे से पसीने बहने लगते हैं। डर के मारे जज फाइनल फैसला कर्णमणि के हक में सुना देता है। एमएलए पांडियन को दोषी मान लिया जाता है और रिश्वत लेने के जुर्म में जज बेबी कानन का बार काउंसिल का लाइसेंस भी रद्द कर देता है। ये सब देखकर बेबी कानन सन्न रह जाता है। वो प्रीति से पूछता है कि तुमने जज को क्या दिया था। प्रीति उसे बाहर आकर देखने के लिए बोलती है। बेबी कानन जब बाहर आता है तो देखता है कि वहां करूपू देवता की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जा चुकी है, जिसे देखकर सब डर के मारे हाथ जोड़ रहे थे। असल में पिछली रात ही प्रीति और एक पुजारी ने मिलकर उस मूर्ति को वहां सेट कर दिया था और जज को लिखित धमकी खुद करूपू ने दी थी। एक बार फिर हारने के बाद बेबी कानन जब उदास होकर जा रहा था तो सर्वानंद उसके सामने आता है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है, वकील की नौकरी तो चली गई, अब क्या रेडियो पर आरजे बनोगे। वो आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि नई जगह आने से मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान की पावर हर जगह होती है? बेबी कानन गुस्से में पागल हो जाता है। अगले दिन वकीलों और जजों का एक प्रोग्राम था जहां सब इकट्ठा हुए थे। वहां बेबी कानन अपने गुंडों और बंदूक के साथ पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, देखते हैं आज कौन सा भगवान तुम्हें बचाने आता है, आज मैं यहाँ सबको मार दूंगा। ये कहकर वो अपने आदमियों को हमला करने का इशारा करता है। जब सब मारपीट शुरू करते हैं तो बेबी कानन प्रीति पर गोली चला देता है। ठीक उसी वक्त सर्वानंद वहां शेर का रूप धारण करके प्रकट होता है और सबको सबक सिखाना शुरू करता है। तभी बेबी कानन चाकू निकालकर प्रीति के गले पर रख देता है। अचानक पूरा इलाका
लाल रंग में बदल जाता है और सामने आते हैं द रियल भगवान करूपू, जिनके हाथ में एक बहुत बड़ा और धारदार हथियार था। वो बेबी कानन को पहले बुरी तरह पीटते हैं और फिर उसके शरीर से उसका गर्दन अलग कर देते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि आज के बाद अगर किसी ने भी अन्याय किया, रिश्वत ली या झूठा केस लड़ा तो उसका भी यही अंजाम होगा। मैं खुद करूपुसामी आकर उसका हिसाब करूंगा। अगले दिन कोर्ट में सालों पुराने सभी पेंडिंग केसेस का सही फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट खत्म होने के बाद प्रीति की नजर एक तरफ जाती है और वो चौंक जाती है। वो देखती है कि वीनू और उसके पिता नंचारी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन वीनू तो मर चुकी थी, तो वो जिंदा कैसे हुई? दरअसल वीनू को खुद भगवान करूपू ने जीवन दान दिया है, जिसे एक आदमी की टी शर्ट के पीछे लिखे गॉड थिंग्स के जरिए दिखाया जाता है। प्रीति उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है। फिल्म की इसी हैप्पी एंडिंग के बाद क्रेडिट सीन में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। संसद में वेलाई नाम का एक एमपी गलत कामों के लिए खिलाफ बात करता है, तो संसद के लगभग सभी लोग उसके खिलाफ वोट देते हैं सिवाय एक आदमी के, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान करूपू है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।